आवर टॉपिक इज जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग एंड फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जावा इज ए पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो पावरफुल मीन्स इट सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स। इट इज़ ए 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती हैं? कौन कौन सी होती हैं? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये सभी फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय या कहें डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम्स ने इसको डेवलप किया था 1991 में। जावा वाज ओरिजिनली कॉल्ड ओएक। जब ये पहले डेवलप हुई थी इसको ओएक नाम से इसको ओएक कहा जाता था। जावा इसका नाम रीनेम दोबारा बाद में किया गया। ठीक है, डेवलप्ड बाय मिस्टर जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम। ठीक है, उनकी टीम ने और उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, जैसे सी के डेवलपर कौन है? डेनिस रिची। ठीक है, जावा हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट। जावा के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन सपोर्ट यानी ऑलरेडी प्रोग्राम्स बने हुए हैं टू क्रिएट प्रोग्राम, यानी ऑलरेडी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं टू क्रिएट प्रोग्राम्स विद ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। It can utilize the internet also. It can be created, client server solution can be created in Java एंड मच मोर। यानी जावा के अंदर बिल्ट इन प्रोग्राम्स यानी बिल्ट इन लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद है जो उसके डेवलपर ने हमें बना के दी है। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं। GUI क्या होता है? GUI किसी भी सॉफ्टवेयर का वो पार्ट होता है जहाँ से यूज़र प्रोग्राम को इनपुट देता है और प्रोग्राम उसको आउटपुट देता है। यानी जहाँ से भी आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो उसका वो पैनल, ठीक है, जहाँ से आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या कमांड कर रहे हो, ठीक है, वो पैनल उसका GUI कहलाता है। ठीक है, मान लो आप कैलकुलेटर में 2+2 कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं तो बटन दबा रहे हो। ठीक है, वो पार्ट उसका GUI कहलाएगा। ठीक है, तो आप मशीन के साथ ग्राफिकली इंटरफेस कर रहे हो। ठीक है, क्लियर, ग्राफिकली उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि ये काम करो। जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर करते हो, आप डबल क्लिक करते हो कहीं भी जा करके तो वहाँ पर एक ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है जो आपके गेस्चर को पहचानता है कि आपने क्या कमांड दी है। ठीक है, वो उसको कमांड की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम CPU को पास ऑन करता है जिसे ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। ठीक है, आपके गेस्चर को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यूज़र ने क्या किया है, कहाँ पर डबल क्लिक किया है। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन खुलते ही कई एप्लीकेशंस आपके पास आ रही हैं। आपके मोबाइल फ़ोन खुलते ही कई एप्लीकेशंस आपको उसमें दिख रही हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही क्यों खुल रही है, दूसरी एप्लीकेशन क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि आपके गेस्चर को रिकॉग्नाइज किया गया है कि आपने किस आइकन पर क्लिक किया है, तो उसी की एप्लीकेशन खुलती है। तो एक ग्राफिक्स कार्ड लगा होता है, ठीक है, मदरबोर्ड में, जो आपके ग्राफिक्स गेस्चर को कमांड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की हेल्प से आप इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी आप जब आगे जावा पढ़ेंगे तो देखेंगे AWT और स्विंग का यूज़ करके हम इसमें GUI भी बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप जावा के अंदर GUI भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यूटिलाइज द इंटरनेट, इट सपोज द इंटरनेट। ये इंटरनेट को सपोर्ट करती है। क्यों करती है ये भी हमें अभी आप इसी सेक्शन में देखेंगे। इट क्लाइंट सर्वर सॉल्यूशंस, जो क्लाइंट सर्वर सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे इंटरनेट जो चलता है वो किस पे चलता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चलता है। एक मशीन होते हैं जिसे सर्वर कहते हैं, एक मशीन होती है जिसे होस्ट कहते हैं। तो ये असल में दोनों के बीच का संवाद होता है, डेटा एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। सर्वर का काम होता है, कोई वेबसाइट आपने बनाई तो आपने सर्वर पे डाल रखी है, तो सर्वर का काम है डिफरेंट होस्ट को सर्विस देना। तो आपने कोई वेबसाइट खोली अपने ब्राउज़र के माध्यम से, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर उसके वेब पेज आपको रिडायरेक्ट करता है, सेंड करता है। ठीक है, तो बिना सर्वर के आप कोई भी वेब सर्विस, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे जीमेल हो, चाहे याहू हो, कुछ भी नहीं चला सकते। एक सर्वर उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा। सर्वर एक मशीन होती है जो उस एप्लीकेशन को रन कर रही होती है। ठीक है, तो सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी नॉर्मल कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इंटरनेट जो चलता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही चलता है इफेक्टिव। अब बाद में क्लाउड भी आ गया है। क्लाउड के अंदर हमने डिफरेंट सर्वर्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर, कि क्लाउड के अंदर हमने डिफरेंट सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि दोनों बाकी सर्वर्स एक दूसरे के रिसोर्सेज को क्या कर लें, शेयर कर लें। मान लो एक सर्वर फेल हो गया, पावर फेलियर हो गया, तो दूसरे सर्वर उसके लोड को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं।
ठीक है, आपस में बांट लेंगे लोड को, ठीक है। उसके लिए फिर क्लाउड सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, और भी इसके कई फीचर्स हैं, ठीक है। एंड मच मोर, क्लाइंट सर्वर सॉल्यूशंस को सपोर्ट करता है, एंड मच मोर इट हैज़ और अदर फीचर्स ऑल्सो, ठीक है। प्रोग्राम्स, सबसे बड़ी बात, प्रोग्राम्स रिटर्न जावा क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई, क्योंकि 1991 के वो दशक था जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। टिम्स बर्नर्स-ली ने इंटरनेट को डेवलप किया था, कुछ वेब टेक, ये सबसे पहले यूएस डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ किया गया था इसको, और जहाँ पर आप वेब पेजेस का क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे सिक्योर इन्फॉर्मेशन के लिए। धीरे धीरे इसको पब्लिक डोमेन में दे दिया गया। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसने इंटरनेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसमें इसका एक फीचर ये है कि जावा प्रोग्राम कैन रन written in Java, programs written in Java can run without any change on computers operating system such as Windows, Macintosh and Unix etc. तो जावा में लिखे हुए प्रोग्राम वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम लिखते हैं हम, तो जैसे हमने जावा का प्रोग्राम लिखा, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। क्या कहते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे आपने लिखते हो ना आप हैश इंक्लूड को stadio.h या system.out.println, आप ये जो लिख रहे हो तो ये है तो अंग्रेजी भाषा ही ना बेटा। ये कौन सी भाषा है, ये कौन से वर्ड्स हैं, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, इंग्लिश है ना। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इस हाई लेवल लैंग्वेज को आपका जावा कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड में। डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। वो बाइट कोड इन मशीन इंडिपेंडेंट होता है, तो वो बाइट कोड किसी भी सिस्टम पे चल सकता है, बस उस सिस्टम के अंदर JVM होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो उस सिस्टम पे जो JVM होता है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के एनकोडिंग फॉर्मेट में उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर लेता है। तो इसलिए जावा में बनी एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाती है। आई रिपीट, बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जावा कंपाइलर इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा का कंपाइलर तो दूसरी लैंग्वेजेस में लिखा है ना, वो जावा में नहीं लिखा गया है। तो जावा का तो कहने का मतलब ये है कि जावा में बनी एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली चल जाती थी, ठीक है। जावा का कंपाइलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बट जावा जो बाइट कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लो आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो विंडोज़ पे, तो जो कंपाइलर आप विंडोज़ पे यूज़ कर पा रहे हो वो आप मैकिन्टोश पे यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो क्योंकि जावा कंपाइलर किस में बना है, आई थिंक C में बना है, ठीक है। तो जावा का कंपाइलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बट जावा का जो बाइट कोड है, तो जावा प्रोग्राम कैसे चलता है, वो बाइट कोड को पहले सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड कौन सी होती है, बाइनरी। जबकि C कंपाइलर क्या करता है, वो डायरेक्टली आपके सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड को, और मशीन कोड को क्या होता है, बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कोड होता है। इसी की वजह से जावा इंटरनेट को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें बनी एप्लीकेशन सभी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती हैं, ठीक है। इसी कारण जावा इंटरनेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। ए वेरिएंट ऑफ जावा प्रोग्राम, एक जावा प्रोग्राम के एक वेरिएंट को क्या कहा जाता है, एप्लेट। वेरिएंट ऑफ एक एप्लेट होता है, जावा प्रोग्रामिंग कोड ही प्रोग्राम ही होता है। उसे हम, इसके अंदर एक और फीचर है कि इसको वेब पेज में एम्बेड किया जा सकता है, ठीक है। होता क्या है कि अगर कहीं पर हमें वेब पेज पे कुछ कैलकुलेशंस, कुछ प्रोग्राम जो हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते थे, उसको अगर हम एप्लेट, अब तो कर सकते हैं आजकल, पहले नहीं कर पाते थे, तो अगर उस अंदर हम अगर एप्लेट कोड को एम्बेड कर दें तो हम अपना क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बनाना थोड़ा सा पहले टफ होता था। उसको कैलकुलेटर बना करके जावा कोड का उसको एक वेब पेज में एम्बेड कर दें एप्लेट के ऊपर, ठीक है। तो कैलकुलेटर हमारा वेबसाइट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। कैलेंडर बनाना है कोई, तो जावा में बने हुए प्रोग्राम्स को आप जावा के अंदर एक फीचर होता है, प्रोग्राम होता है एप्लेट, ठीक है। उसमें उसको वेब पेज में एम्बेड किया जा सकता है, और उसकी खासियत होती है और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है इन ए सिक्योर इन्वायरमेंट। यानी जब उस जावा वेब पेज को आप एग्जीक्यूट करोगे, वो रन होगा, तो वो एप्लेट अपने आप रन हो जाएगा, ठीक है। अब इस जावा के कुछ और फीचर्स भी हैं कि जावा को सिंपल कहा जाता है, इट इज़ ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कुछ फीचर्स हैं जावा के, ठीक है। सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये क्यों होता है कि जावा का सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, तब जाके मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्लियर। तो बाइट कोड किसी को JVM जो उस कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है वो अपने मशीन कोड में इजीली कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। जावा रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
इट इज़ रॉबस्ट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योर है, ठीक है। ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है जावा, ठीक है। जावा हाई परफॉर्मेंस है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब किसी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ऐसा नहीं कहेगी कि आपको 4 GB रैम चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है इसके अंदर। हाई परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है, अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छी एप्लीकेशंस इसमें बनी है, ठीक है। आज भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए। फिर मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है, यानी थ्रेड्स की भी प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। थ्रेड्स क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन चलती हैं उनके करस्पॉन्ड जो कंप्यूटर जो एप्लीकेशन आपने खोली हुई है, मान लो आपने व्हाट्सअप खोला हुआ है, तो वो व्हाट्सअप कंप्यूटर के अंदर क्या है? एक प्रोसेस है। वो आपके लिए एप्लीकेशन है लेकिन कंप्यूटर के लिए वो क्या है? एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर होते हैं थ्रेड्स, ठीक है। थ्रेड्स यानी प्रोसेस का पार्ट होता है थ्रेड। कोई भी आप एक्टिविटी सिस्टम के अंदर कर रहे हो, अपने मोबाइल के अंदर कर रहे हो, लैपटॉप के अंदर कर रहे हो, तो वो अपने आप में क्या एक प्रोसेस है। सिस्टम के अंदर उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेस। और प्रोसेस को हम थ्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो थ्रेड को क्या कहा जाता है? लाइट वेट प्रोसेस। दूसरा डायनेमिक, इट इज़ डायनेमिक, इट कैन बी, यानी डायनेमिक क्यों है? क्योंकि आप इसमें बने सॉफ्टवेयर्स में ईजिली अपग्रेडेशन कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट सपोर्टेबिलिटी, ये इंटरनेट को सपोर्ट करती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के इसमें बने प्रोग्राम्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली चल जाते हैं। और ज़रूरी इंटरनेट के अंदर भी यही होता है कि जो भी क्लाइंट है उसके पास चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो तो इंटरनेट को यूज़ करता ही करता है, ठीक है ना। तो इसमें बने प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी ब्राउज़र में इजीली या किसी भी मतलब कंप्यूटर के अंदर चल जाते हैं, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन भी एक इसका फीचर होता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो और आप मेमोरी को एलोकेट तो कराते हो लेकिन डी एलोकेट नहीं कराते। हम सी के अंदर तो ये सब करते नहीं थे, तो लेकिन जावा के अंदर क्या होता है, सी के अंदर आपने जो मेमोरी एलोकेट कराई, अगर आपने डी एलोकेट नहीं कराई तो वो मेमोरी गार्बेज बन जाती है और वो पड़ी रहती है, क्योंकि यूज़ में नहीं है वो, लेकिन एलोकेट हुई, फ्री नहीं हुई, तो वो मेमोरी गार्बेज बन जाती है, ठीक है। वो वेरिएबल गार्बेज बन जाता है जिसको आपने एलोकेट तो किया लेकिन डी एलोकेट नहीं किया और उसका रेफरेंस भी लॉस्ट हो गया। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई लैंग्वेज अगर आपने कोई क्या बोलते हैं, अगर आपने उसे क्या बोलते हैं मेमोरी एलोकेट की, तो ये जावा के अंदर एक टूल होता है जिसे हम गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। वो मेमोरी को अपने आप ऑटोमेटिकली डी एलोकेट करा देता है, फ्री कर देता है जब उसे लगता है कि काफ़ी टाइम से ये यूज़ में नहीं हुई है। यानी अगर मेमोरी रेफरेंसेस लॉस्ट हो गए यानी वो यूज़ में नहीं है तो ये उसे डी एलोकेट करा देता है। तो ये भी एक इसका फीचर है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है।